देखिए, हमारे पास एप्लाइड फिज़िक्स में ये यूनिट चल रही है वर्क पावर एनर्जी और इसमें हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो पिछले वीडियो में देख चुके थे और काइनेटिक एनर्जी के बारे में फ़ॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया था। चाहे वो रोटेशनल के लिए हो, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला देख लिया था। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस टाइप की होती है, क्या होती है? तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि किसी वस्तु में जो विशेष स्थिति होती है उसकी वजह से जो ऊर्जा उसके अंदर आती है उसमें उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना? जैसे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन 2 होती हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरी डेफिनेशन क्वांटिटेटिव। वैसे यहाँ पर भी हर फिज़िक्स की हर डेफिनेशन जो है वो इन 2 डेफिनेशंस का मिक्सचर होती है, क्वांटिटेटिव। ठीक है ना? क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताती है कि वो चीज़ है क्या, मतलब एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, उस चीज़ का मतलब क्या है। और क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि हाउ मच, मतलब वो क्वांटिटी जो है वो मेज़र कैसे करी जाएगी, वो कितनी है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो हर जगह आपको दोनों तरह की डेफिनेशंस मिलती हैं हर कंसेप्ट में, लेकिन क्या होता है कि ये डेफिनेशन आपकी जो है वो 1% मतलब वेटेज रखती है एग्जाम के लिए, और ये डेफिनेशन जो है वो पूरा 100% वेटेज रखती है। मतलब इसको तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है हर जगह, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूले इसी से डिराइव होते हैं। जितने डेरिवेशन होते हैं, फॉर्मूला बनाना है, डेरिवेशन बनाना है, और फॉर्मूले से फिर आपको और सारे काम न्यूमेरिकल्स करने हैं, या फिर आपको डायमेंशंस निकालनी है, वेक्टर चेक करना है कि है कि नहीं, यूनिट्स निकालनी है, वो सारे काम जो हैं वो उससे होते हैं। डेरिवेशन जो होगा उससे फॉर्मूला जो निकलेगा उसमें से भी वही सारे काम होंगे जा करके। तो ये चीज़ तो हर बच्चा जानता है, और फिजिक्स जो पढ़ता है वो इसको क्लियरली जानता है, जानना चाहिए भी उसे। ठीक है ना? लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो फिजिक्स में नहीं भी पढ़ता है, जो फिजिक्स नहीं भी जानता है, उसको भी ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन अगर आप कह देंगे कि नाम से बता देंगे उसको, तो भी वो थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लेगा कि क्या मतलब होता है इसका। तो अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब ये हो गया जा करके कि किसी वस्तु में विशेष स्थिति जो उसकी होगी। विशेष स्थिति का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा आएगी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। स्थितिज, स्थिति के कारण। पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है आपके अंदर एनर्जी दिख तो ना रही हो, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर हिडन फॉर्म में एनर्जी है वो। जैसे मान लिया, सपोज करिए किसी बच्चे ने 12th पास किया। अब 12th पास करने के बाद उससे उसके घर वाले कह रहे हैं, उसके रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुम जो है वो आईआईटी का एग्ज़ाम दो, या तुम जो है किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दो, और हमें उम्मीद है कि तुम निकाल लोगे, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है इस बात का। तो पोटेंशियल है इस बात का मतलब ये है कि उसके अंदर ऐसी एनर्जी है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर वो स्टेमिना है कि वो इसको निकाल सकता है। अभी निकाला नहीं है, वो कैपेबिलिटी दिखाने की टाइम तो बाद में आएगा, जब उसको मौका मिलेगा तब वो दिखाएगा। जैसे मान लिया, सपोज करो, अगर हम ये एक बात कहते हैं कि एक गाड़ी जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, तो चल सकती है, उसके अंदर स्टेमिना है इस बात का, 200 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है, जरूरत आने पे चले। ये थोड़ा ना कि उसको जब चलेगी तो इतने से ही चलाएंगे हम उसे। ठीक है ना? आप उसे 10 दिन खड़े रखो, या आप उसे धीमे धीमे चलाओ, उस पर एक्सीलरेटर ज्यादा ना अप्लाई करो, तो ये एक स्टेमिना या कैपेबिलिटी को शो करता है, और समय आने पर ये अपनी ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा किसी और फॉर्मेट में। ये काम की नहीं होती है, मतलब अगर ये इसी फॉर्म में है तो ये, मतलब विशेष स्थिति के कारण है, तो ये किसी काम की नहीं होती है। ठीक है ना? ये तब काम करती है जब ये किसी चीज और एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे मान लिया ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी में अगर ये कन्वर्ट हो गई, तो उस केस में जो है वो तब ये दिखेगा कि हाँ भाई ये काम कर रही है। जैसे मान लिया, सपोज करिए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं एक बार जमीन पर रख देता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, मैंने उसे जमीन पर रख दिया, तो ये रखा रहेगा, बरसों रखा रहेगा। लेकिन अगर इसी पेन को या इसी मार्कर को मैं जमीन से कुछ ऊंचाई पर पकड़े हुए हूँ, इस तरह से पकड़े हुए हूँ, तो इसका मतलब ये इसकी विशेष स्थिति है। आपने इसे पकड़ रखा है, पकड़ने की वजह से ये जो है इतनी हाइट पे मौजूद है। अगर आप इसे छोड़ोगे, तो तुरंत ये नीचे जमीन पे गिरेगा आकर के। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास
पोटेंशियल है इस बात का, पोटेंशियल एनर्जी है, और समय आने पे, समय कब आया, जब हमने हाथ से इसे छोड़ दिया, तो समय आने पर जो है ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये जमीन पे आ जाता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दिखी, वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली वही पोटेंशियल एनर्जी थी जो इसके अंदर थी, जो कि काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। तो ध्यान रखिए हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और ये एज सच कोई ज़्यादा वर्क मतलब काम की नहीं दिखती है। जब ये किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है तो उस केस में हम कहेंगे कि इसके पास एनर्जी थी। मतलब काम जब लेना है आपको इससे, तो किसी और फॉर्मेट में, एनर्जी के किसी और फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो ये तो हुई जाकर के बात क्वालिटेटिव डेफिनेशन की। अब बात आती है क्वांटिटेटिव। आप इसे नापेंगे कैसे? तो नापने के लिए क्या है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसको गतिमान करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर हमने ये पढ़ा था कि जैसे मान लिया सपोज करिए किसी या चल रही है तो उसे रोकने के लिए कितना वर्क डन चाहिए। ऐसे यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन आती है, यहाँ पर आपके पास ये डेफिनेशन आती है कि अगर मान लिया सपोज करिए कोई बॉडी है और उसकी जो विशेष स्थिति है, उस विशेष स्थिति तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, मतलब जो बॉडी की विशेष स्थिति है उस तक पहुंचने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो बॉडी के अंदर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। मतलब कभी भी हम किसी भी चीज में अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि वो जिस पोजीशन में है, जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी आई है। जैसे मान लिया सपोज ये बॉडी इस जमीन पर रखी थी तो कोई एनर्जी नहीं थी, और जब हमने एच हाइट पे रख दी तो इसके पास एनर्जी है। तो आप ये देखिए कि इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक निकालने में कितना वर्क डन करना पड़ा। जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो सारा का सारा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है बात टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो वैसे तो देखिए कई टाइप होते हैं, लेकिन हमारे पास बेसिकली दो मेन हैं और उन्हीं के लिए फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। पहला टाइप है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कोई बॉडी सपोज अर्थ पे है और आपने क्या किया, उसे एच हाइट पे ले गए, तो इस वजह से जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है वो आपकी गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो एक तो हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। दूसरा आपके पास होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब समझिए आप किस तरह से हो गई। जैसे मान लिया सपोज करिए आपने स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग में एक मास बांधा और फिर उसके बाद इस स्प्रिंग को जो है आपने खींच दिया, बस इतना एक्स इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दिया। और अब इसके पास जो एनर्जी है देखिए, आप जैसे ही छोड़ोगे तुरंत भागेगा इधर की तरफ, तुरंत काइनेटिक में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इसको खींचने की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे गुरुत्वीय से ऊर्जा में इसमें जो करने में वर्क डन लगेगा वो इसके अंदर गुरुत्वीय से ऊर्जा की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही ये बॉडी को जो है आप स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने में अब खींचना पड़ेगा तो मेहनत पड़ेगी ना, तो जितना वर्क डन आप करोगे वो इसके अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल देखिए आपके पास, जैसे मान लिया धनुष है, ठीक है ना। इस धनुष में मैंने बताया कि जैसे एरो लगा दिया हमने, एरो ऐसे ही छोड़ेंगे आप सोचते हैं कि एरो आगे चला जाए, आप बस धागा छोड़ देते हो तो ये नहीं जाएगा आगे। क्यों नहीं जाएगा? इस एरो को आपने केवल रख दिया है यहाँ पे, इसके पास हो सकता है जमीन से कुछ ऊंचाई है, इसके पास गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है बस। अगर आप इसे छोड़ोगे तो ये नीचे तो गिर जाएगा, इतनी तो काइनेटिक एनर्जी बना लेगा। लेकिन आप सोचो कि आगे जाकर के किसी के लग जाए, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस धागे को खींचेंगे पीछे की तरफ।
ठीक है ना। धागे को खींचने का मतलब है आप इस धनुष को जो है वो इस स्टेट में लाएंगे, ऐसे करके यहाँ लाएंगे, तब जाकर के जब एरो को खींच के रखेंगे इसके साथ, तो आपने जो इस डोरी को खींचने में मेहनत करी है, वो मेहनत जो है आपके पास इस डोरी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएंगी। तो डोरी के अंदर जो आती है वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, और जब आप इस डोरी को छोड़ेंगे तो ये जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस एरो को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उससे ये जो एरो है वो आगे तक भागेगा। एक साइंटिस्ट हुक थे, उन्होंने बताया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। किसी बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं, मतलब उसको रीस्टोर करने के लिए, वापसी के लिए जो फोर्स लगते हैं, जैसे इस धागे को आपने खींचा, इस डोरी को खींचा, तो ये वापस जाने की जो कोशिश कर रहा है, उसके लिए जो फोर्स जनरेट होता है वो इसके एक्सटेंशन, जितना आपने डोरी को खींचा है, जैसे यहाँ पे टोटल लेंथ अगर मान लिया सपोज L है, और यहाँ पर टोटल लेंथ L में सपोज x जुड़ गया, तो जो एक्सटेंशन आया है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो आप जितना ज्यादा खींचेंगे किसी चीज को, उतना ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी फिर एरो को मिलेगी, और उतना ही ज्यादा दूर तक एरो जाएगा। तो धनुष के केस में जब बात आती है तो मैं अक्सर जो है वो एग्जाम्पल देता हूँ आपका। अगर हम माइथोलॉजी में जाएं तो हमारे पास 3 लोग मिलते हैं जो क्या बोलते हैं, आपके काफ़ी अच्छे धनुर्धर माने जाते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला नाम आता है अर्जुन का, और दूसरा नाम आता है कर्ण का, और तीसरा नाम आता है राम का। तो इनके एग्जाम्पल जो हैं वो, हालांकि मैं जो बताने जा रहा हूँ ये मुझे किसी ने बताए हैं, तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। इनकी ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं है मुझे कि वास्तव में ऐसा ही था या नहीं था। अर्जुन जो है वो कहा जाता था कि जब ये अपने हाथों से तीर चलाते थे, तो वो धनुष तो एक हाथ से जैसे बाहर आगे पकड़ ही लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो जो डोरी खींचते थे, वो डोरी जो है अपने आंखों तक खींचते थे, आंख से ही निशाना लगाते थे, है ना, और आंखों से ही निशाना लगाया जाता था, वहीं तक पूरी डोरी खींच करके वो इसे छोड़ते थे। तो अर्जुन जो थे वो आंखों तक जो है वो डोरी खींचते थे। सोचिए धनुष कितना, ये इस तरह से करके और आंखों तक खींचना है और उसके बाद छोड़ना है, तो जो एनर्जी जनरेट होगी काफी दूर तक इनका एरो जाता था। कर्ण का ये है कि, हालांकि कर्ण का नाम कर्ण क्यों पड़ा, कर्ण मतलब कान होता है, तो कानों में को कवच कुंडल थे या इस तरह की चीजें थी, ऐसी भी कहानी मिलती है। और कुछ ये भी बताते हैं कि जब कर्ण धनुष चलाते थे तो वो जो है वो धनुष की डोरी को खींचते थे, अपने कानों तक खींचते थे। इस सेंस में भी नाम आता है इनका कि इनका नाम कर्ण इस वजह से भी था, कान तक जो है वो डोरी खींचते थे। कहने का मतलब इनके अंदर एक्स जो है वो जितना जनरेट होता था, इनके अंदर एक्सटेंशन और ज्यादा जनरेट होता था, ये और ज्यादा डोरी को एक्सटेंड करते थे। तो इसका मतलब इनके जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते थे ये अपनी डोरी में, वो और ज्यादा होती थी, और इस वजह से जो है वो ज्यादा दूर तक इनका एरो जाता होगा। ठीक है, ये उम्मीद की जाती है। कर्ण अर्जुन से थोड़ा सा अच्छे माने जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि एक तो बड़े भाई थे इन सबके ये, तो इस वजह से। और फिर ठीक है, तीसरा हम देखते हैं राम का। तो भगवान राम जो थे, उनका जो धनुष खींचने का लेंथ वो था, वो अपने कंधे तक खींचते थे, अपने शोल्डर तक खींच देते थे। मतलब ये है कि ये ऐसे हाथ से पकड़ा उन्होंने, और उसके बाद जो है वो यहाँ कंधे तक ले आते थे और फिर खींच के छोड़ते थे। तो ऐसे में वो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जनरेट करते थे, और सबसे ज्यादा एक्सटेंड करने की वजह से उनके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा डेवलप होता था, इसलिए सबसे ज्यादा वर्क डन वो करते थे। और इस वजह से जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते थे, और उनका एरो जो है ये उम्मीद करी जाएगी जब कि सबसे ज्यादा दूर जाता था। दूसरी उनकी बात है कि उनका नाम जो है एक मिलता है हमें, अजान बाहु। ये नाम उनका जो है वो एक मिलता है हमें। तो अजान बाहु का मतलब होता है कि बाहु मतलब बाह, ठीक है ना, हाथ, और अजान मतलब घुटने तक। इसका मतलब ये हुआ कि उनके हाथ जो है वो घुटने तक थे। तो हमारे लोगों के घुटने से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, 6 इंच 4 इंच ऐसे करके, उनके हाथ घुटनों तक लंबे थे। तो घुटनों तक लंबे हाथों से जब आप धनुष पकड़ेंगे ऐसे करके, तो वो एक तो वो दूर चला गया उधर, और फिर आपने डोरी खींची यहाँ तक ऐसे करके बिल्कुल, तो फिर लंबे हाथों से और ज्यादा लेंथ जनरेट होगी, एक्सटेंशन और ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो तीनों में सबसे ज्यादा जो दूर एरो जाता होगा वो इनका जाता होगा, अगर हम इस कहानी को सही मानते हैं तो।
ठीक है ना। तो कुछ थोड़ा सा ये डिस्कशन था कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कैसे कैसे जनरेट होती है। तो और भी इसके वैरायटीज होती हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए आपकी ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गई जा करके, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये भी है, लेकिन हमें पढ़नी नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। दो चार्ज रखे हैं और उनके बीच में जैसे मान लिया प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, आप देखिए ये दोनों जबरदस्ती रख रखे हैं। अदरवाइज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे को भगा देंगे, लेकिन हमने जबरदस्ती इनको रख रखा है। इसका मतलब इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है जिसको कि ये टाइम आने पे कन्वर्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसे देखें आप तो परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना, जैसे यूरेनियम है उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ सब रखे हैं, उसके पास कैपेबिलिटी है इस बात की कि वो न्यूक्लियर बम बना करके आप उसमें से ये काम करवा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास कुछ नहीं है। अभी आप उसे छुओगे तो गर्म भी नहीं लगेगा आपको, इतनी भी एनर्जी नहीं है उसके अंदर, ना वो चल रहा है। तो इसके अंदर जो हिडन फॉर्म में एनर्जी है, इसको आप परमाणु ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो टाइम आने पे ये कन्वर्ट होंगी, अभी नहीं है। तो ये सारी इस तरह से हमारे प्रत्यास्थ वो पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स बनते हैं। दो मेन हमारे सिलेबस में है, इसके अलावा दुनिया भर के और भी एग्जाम्पल हैं, बुक में मिल जाएंगे आपको, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें जो फॉर्मूले डेवलप करने हैं वो इनके लिए करने हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, कुछ और पूछना है, अदरवाइज फिर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पे चलते हैं और उसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं, फिर हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला डेराइव करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो ये है कि किसी वस्तु में गुरुत्वीय बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब उसकी ग्रेविटेशनल पोजीशन अगर आप चेंज करते हैं, जैसे जमीन पे रखी है तो आप कुछ ऊंचाई पे ले जाएं, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ऊंचाई पे रखी है आप कुछ कम ऊंचाई पे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली उसके पास कुछ नहीं थी एनर्जी और फिर आपने कुछ हाइट पे रख दिया उसको, यानी कि उसके अंदर एनर्जी आ गई, तो ये जो एनर्जी आएगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन इसकी आप बुक से लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला डेवलप करने के भी आपके दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर लें, ठीक है ना। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन निकालना होगा, ठीक है ना। वर्क डन निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कैलकुलेट करके फॉर्मूले से निकालें और या फिर आप ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा क्योंकि आसान आर्टिकल है, इसलिए मैं दोनों तरीके बता दूंगा। ग्राफ का मेथड ये है जहां पे थोड़ा टफ आर्टिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहां पे उसका यूज किया जा सकता है। तो हम इसका ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालने का जो है वो फर्स्ट मेथड देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड आपका सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। देखिए आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, ये आपके पास उसका वेट mg काम कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको क्या करते हैं कि इसको h हाइट पे ले जाना है आपको। ये देखिए h हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस h हाइट पर ले जाने में जो वर्क डन होगा वही तो होगा उसके अंदर, बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन निकाल लें तो वही वर्क डन जो है, वही किया गया कार्य बॉडी के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में आएगा। तो हम वही काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर इस mg को आपको उठाना है तो आपको जो फोर्स लगाना होगा वो भी mg के बराबर ही लगाना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तभी जा करके इसको उठा सकते हो, और उठा करके ले कहां तक जाना है, इसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका h हो जाना है। आपको बस वर्क डन चाहिए, सिंपल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा हम अप्लाई करेंगे और वर्क डन आ जाएगा। वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मान लो ये सब मान लेंगे हम कि माना जो है m मास हो गया बॉडी का और अर्थ पर रखी हुई है, पृथ्वी पर उसको रखा हुआ है, और हमें क्या है h हाइट तक उसे ले जाना है। इन तीन लाइनों के बारे में बात करेंगे हम स्टार्टिंग में, और फिर देखेंगे कि वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल। तो ये तो mg लग रहा है, आपको उठाना है ना, तो mg आप लगाओगे, इस mg के वजह से थोड़ा ना ऊपर जाएगी। तो लगाया गया बल वो भी क्या होगा, उसके वेट के बराबर होगा, यानी कि mg के बराबर होगा, ठीक है ना। चाहे आप पहले लिख सकते हैं कि वस्तु का भार क्या होगा, वो mg होगा, और उसके बाद आप जो है वो mg फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। अब उसके बाद उसको h हाइट तक ले जाने में किया गया कार्य, h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स आपने कितना लगाया mg,
डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है h, दोनों के बीच का एंगल, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो एंगल क्या हो जाएगा cos 0, तो ये हो जाएगा आपका mg इंटू कॉस 0 1, तो mgh आया, ये w आया आपका। अब हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो विशेष स्थिति है उस तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जो ये काम करा गया यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी जा करके। तो यही कार्य, हम सिंपल स्टेटमेंट डालेंगे, यही कार्य वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में, हमेशा स्थितिज ऊर्जा कहीं भी फिजिक्स में जाएंगे आप इसी तरह से डेवलप होगी। फ्रेम में आ रहा है? हाँ, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। हेंस U इज इक्वल टू, अब U से इसको डिनोट कर दें तो U इज इक्वल टू mgh, ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाता है। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और प्रूफ बड़ा सिंपल है, लेकिन लोग यही से कंफ्यूज रह जाते हैं कि mg नीचे लग रहा है, h ऊपर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ऊपर कैसे चला गया, या फिर थीटा 180 होना चाहिए। तो आप सिंपल सी बात देखिए, इस mg, ये mg तो इसको नीचे ले जा सकता है, अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हो तो mg ही फोर्स लगाओगे। अब इसमें भी कई लोग सोचते हैं कि mg नीचे था, mg ही ऊपर लगाया तो चलेगा कैसे। तो आप देखिए, अगर आपने ये मोशन जो यहाँ पे होगा, यहाँ से जो ऊपर ले जा रहे हैं आप, केवल इतना फोर्स लगा के ले जा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो कोई उसके अंदर एक्सलेशन नहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लिया यहाँ से मारकर ऊपर ले जाना है, आप सीधे उछाल दो, एक तो उछाल दो तब भी तो चला जाएगा उतनी ऊंचाई तक, लेकिन उसमें क्या होगा, आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, जितना इसको ले जाने के लिए आवश्यक है उससे ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हैं, आप ज्यादा वर्क डन कर रहे हैं। हम केवल इतना वर्क डन करना चाहते हैं, केवल बस ये यहाँ से यहाँ तक जा पाए। तो ऐसे केस में आपने mg के ऊपर mg फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप चलेगा ही नहीं। आप देखिए, रिजल्टेंट फोर्स भले ही इसके ऊपर 0 है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि मोशन नहीं है। आप देखिए, फोर्स 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 तब हो सकता है कि जब या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, v आपका कांस्टेंट है, या फिर ना चल रही हो। रेस्ट हो सकता है उसका एक वजह है, लेकिन उसका एक v कांस्टेंट भी तो एक वजह होती है कि अगर वस्तु जो है, अगर मान लिया सपोज वस्तु पे बल नहीं है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रह सकती है, चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। इसलिए ये सब डिस्कशंस जो हैं उनका आप आंसर, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसका आंसर इस फॉर्म में देंगे। तो इस तरह से हमारा ये गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का ये सिंपल कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। अब आप इसमें मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं इसको ग्राफ के थ्रू कैसे डिराइव करेंगे वो चीज़ बताता हूँ, क्योंकि कहीं-कहीं पे कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो ग्राफ से थोड़ा सिंपल पड़ते हैं। देखिए, सेकंड मेथड हम देखते हैं, और ये आपका ग्राफ का मेथड है। तो ग्राफ के मेथड से अगर आप इसे करना चाहें तो कैसे करेंगे हम? तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बनाएंगे इस सिचुएशन का। आप देखिए, अगर हम इसका ये यहाँ पे हाइट ले लें, यहाँ पे फोर्स ले लें, तो फोर्स विस्थापन ग्राफ कहते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहते हैं। हमें मालूम है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो भी आता है उसके नीचे का एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने देखा था उसमें कि फोर्स वर्क डन बाई वेरिएबल और वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के नीचे का एरिया भी रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को, और वेरिएबल फोर्स है तो उसके नीचे का भी एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। इसमें आप देखिए, शुरुआत में बॉडी कहाँ है, अर्थ सरफेस पे है, और उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाती है, h हाइट पे पहुंच जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज ये h हाइट है आपकी, यहाँ से ये पहुंच जाती है, ठीक है। अब देखिए, mg फोर्स आपने लगाया, और जब तक वो पहुंची नहीं तब तक आप mg फोर्स ही लगाते रहे। तो इसका मतलब अगर mg की वैल्यू ये है आपकी, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे वो हाइट पे जाती रही फोर्स उसके ऊपर आप कॉन्स्टेंटली mg लगाते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स विस्थापन ग्राफ है वो एक सरल रेखा, इस एक्सिस के पैरेलल एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। अगर आप देखते हो कि इस पॉइंट को हम A नाम दें, और यहाँ पर देखिए इसको B नाम दें, ये पॉइंट C और ये पॉइंट O हो जाए, तो अगर आपसे कहा जाता है कि वर्क डन निकालो, तो वो वर्क डन क्या होगा, इस ग्राफ के नीचे का एरिया, ये सारा का सारा एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा जो है वो वर्क डन बन जाएगा। तो इसी चीज को हम कैलकुलेट करते हैं FH कर्व, ये आपका जो है वो डायग्राम में शो किया गया है, और यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे का एरिया। इसका मतलब एरिया कितना, ABCO, ABCOA, ये वाला एरिया हमें जहां से शुरू करेंगे इसे, वहीं पे इसको ला करके खत्म करेंगे, ये इतना एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप OC इंटू BC कर दीजिए, आप AB इंटू BC कुछ भी कर दो,
तो रेक्टेंगल है तो OC इंटू BC। अब आप देखिए OC कितना है, ये आपका H है, और BC कितना है, ये आपकी वैल्यू mg है। तो यानी कि फॉर्मूला जो है वो mgh आ गया W का, ठीक है ना। अब आप फिर से वही लिख दोगे कि यही कार्य जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में वही लाइन संचित हो जाएगा, अतः U इज इक्वल टू आपका mgh, ये फॉर्मूला आ जाता है। एक्चुअल सिचुएशन ये है, इस सिचुएशन को ग्राफ में यहाँ रिप्रेजेंट किया है, और फिर ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन को शो करता है, तो हमने उससे वर्क डन निकाला, वही पोटेंशियल में स्टोर करा दिया, तो आपके पास वही फॉर्मूला U इज इक्वल टू mgh निकल के आ जाता है। इंग्लिश एग्जाम में आता है ग्राफ मेथड। देखिए ऐसा है कि जब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो मर्जी है आपकी ग्राफ मेथड करें या ना करें। ऐसा तो आपके लेवल पे नहीं होगा कि बहुत मुश्किल है इस तरह से कि ग्राफ के मेथड से डिराइव करूं। इसका फायदा आपको मैं अगले आर्टिकल में बताऊंगा, जहां पे मैं आपको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा करके बता दूंगा। वहां पर क्या है कि अगर आपका जैसे कभी मान लिया सिंपल कैलकुलेशन में वो इंटीग्रेशन के थ्रू जा रहा है, तो वो कैलकुलेशन ग्राफ के थ्रू आसान पड़ जाती है। आपने 11th में अगर देख फिजिक्स पढ़ी हो किसी ने 11th 12th में, तो आपने देखा होगा कि कई फॉर्मूले जो हैं उनके डेरिवेशन ग्राफ के लिए ग्राफ से दे दिए जाते हैं, जहां पर आपको नॉर्मल के तरीके से आप नहीं कर सकते उस चीज को, वो आपके ग्राफ से हो जाते हैं फॉर्मूले। तो मैं अभी जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको ये चीज डिटेल में समझाऊंगा कि ग्राफ के मेथड के क्या फायदे हैं। ग्रेविटेशन वाले में तो आपको वो कैलकुलेशन आसान नहीं लग रही होगी और ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वाले में आपको नॉर्मल कैलकुलेशन टफ लगेगी, और ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में आएगा, मतलब ये आसान लगेगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे धनुष में तीर रख करके आपने खींचा उसे, तो डोरी की लेंथ बढ़ी, तो उस केस में जो है वो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। या आपने किसी स्प्रिंग को खींचा, आपने देखा होगा एक्सरसाइज करने वाले जो इक्विपमेंट्स आते हैं उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि हैंडल बने होते हैं और बीच में स्प्रिंग लगी होती हैं। उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग बढ़ाते जाइए तो उतना ही जो है वो ताकत लगेगी। तो चेस्ट वगैरह की एक्सरसाइज इस तरह से करने के लिए जो है वो स्प्रिंग के मैकेनिज्म आती हैं। आपने देखा होगा साइकिलिंग करने को आती है, मतलब जो एक्सरसाइज वाली साइकिल होती है उसमें भी कोई इलास्टिक बैंड लगा देते हैं पहिए के ऊपर, उसको टाइट कर दो तो वो मुश्किल से चलने लगती है, ढीला कर दो तो आराम से चलने लगती है। तो यहाँ भी हम उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कराते हैं। तो कहने का मतलब है जब आप किसी बॉडी की जो इलास्टिक मटेरियल है उसकी लेंथ को खींचते हैं या दबाते हैं, दोनों केसेस में स्प्रिंग अगर आपके पास है, आप दबाओगे तो भी उसमें फैलने की टेंडेंसी रहेगी, और अगर आप उसे कम एक्सटेंड करते हो, खींचते हो, तो भी उसके अंदर वापस आने की टेंडेंसी होती है। जैसे मान लिया सपोज करिए हमारे पास ये स्प्रिंग है, नॉर्मल स्टेट में रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया किसी सरफेस के ऊपर मैंने इसे इस तरह से रख दिया, ये इधर इससे बांध रखा है, मैंने दीवार से बांध रखा है, ये m मास है इसके अंदर, ठीक है ना, और ये स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग जब चुपचाप रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा रखी रहेगी ऐसी। लेकिन जब आप इसे खींचना स्टार्ट करोगे, ठीक है, खींचना या इसको आप समझ लीजिए कंप्रेस करना, तो जब आप इसे खींचना स्टार्ट करोगे तो उस केस में जो है वो ये स्प्रिंग जो है इसकी एक्सटेंड होती है। तो यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में अगर आप इमेजिन करें तो ये एक्सटेंशन इसका x हुआ है। इसकी लेंथ जो ओरिजिनल थी उसमें x खिंचाव आपने दे दिया है, या इसे दबाते अंदर तो x दबाव दे सकते थे आपको। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे हुक, इन्होंने क्या बताया था कि जब भी आप किसी इलास्टिक मटेरियल को या स्प्रिंग को या इस तरह की चीजों को एक्सटेंड करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, खींचते हैं या फिर दबाते हैं, तो इनके अंदर वापस जाने के लिए, अपनी पुरानी पोजीशन में जाने के लिए एक फोर्स काम करने लगता है। ये ये इस तरह से अगर आपने खींचा है तो इधर वापस आएगा, दबाया है तो उधर वापस जाएगा। ये जो फोर्स जनरेट होता है अगर हम किसी चीज को उसकी लेंथ में चेंज इन लेंथ करेंगे, यानी कि आप उसे खींचते हैं, ठीक है ना, खींचना या फिर उसको दबाना, कुछ भी करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक उसके अंदर बल कार्य करने लगता है। ये बल जो है वो क्या करता है, उसको अपनी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, पुरानी पोजीशन में लाने की का प्रयत्न करता है। ला पाए ना ला पाए वो जब अलग बात है, ठीक है ना। मान लिया आप हाथ से पकड़ो इसको, स्प्रिंग को यहाँ पे पकड़े हुए हो,
तो अब पकड़े हुए हो तो आप यानी कि लगातार काम कर वो करते चले जा रहे हो, आपको मुश्किल हो रही है पकड़ने में, ठीक है ना? लगातार काम तो नहीं कर रहे हैं, जैसे ये स्प्रिंग आया मैंने ऐसे खींच दी। अब अगर मैं इस स्टेट पे रखे हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं ज़्यादा देर ऐसा नहीं कर सकता, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि पुरानी पोज़ीशन में लाने का प्रयत्न करती है और इसके लिए वो एक फ़ोर्स लगाती है, जिस फ़ोर्स का नाम दिया जाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को कहते हैं रीस्टोरिंग फ़ोर्स। प्रत्यानयन मतलब प्रति प्रति मतलब वहीं पर पुरानी पोजीशन पे लाना, ऐसा फोर्स जो उसको बॉडी को पुरानी पोजीशन पे लाए। और रिस्टोरिंग का मतलब भी वही है, अपनी पुरानी पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करे। अब हुक ने बताया था कि ये जो प्रत्यानयन बल होता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना आपने एक्सटेंड किया है, वो जितना एक्सटेंड और उल्टी डायरेक्शन में, मतलब आप खींच रहे हो तो ये इधर और दबा रहे हो तो उल्टे में। तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, खिंचाव या कंप्रेशन जितना भी है उसके, और इज इक्वल टू लगाएंगे तो ये F इक्वल टू -kx होता है। तो माइनस तो केवल डायरेक्शन को शो करता है, अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू जो है वो F इक्वल टू kx इस तरह से दी जाती है। मैग्नीट्यूड अगर इसका देखें हम, तो मैग्नीट्यूड इसका केवल F इज इक्वल टू kx। इसका मतलब हमेशा इलास्टिक जो फोर्सेस होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्सेस जो होते हैं, वो ओरिजिनल पोजीशन से जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस वजह से जो है हमारे पास प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या आई वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए कि हुक जो है वो साइंटिस्ट ने क्या दिया था। इस नियम को कहा जाता है हुक्स लॉ, ठीक है ना? ये हुक्स लॉ कहा जाता है, फेमस है हमारे पास, आगे कभी आएगा या शायद ना भी आए, मुझे नहीं लग, शायद नहीं है आपके पास ये, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में ये बता रहा हूँ कि हुक का नियम आप हमेशा ध्यान रखिएगा। F इक्वल टू -kx इस तरह से ये होता है। अब ध्यान से देखिए, मैं वो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जिस प्रॉब्लम की वजह से आपको यहाँ वर्क डन निकालने में दिक्कत होगी। भाई आपको प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या है, इस पोजीशन में थी बॉडी, इस पोजीशन में आप ले आए, तो आपको इस पोजीशन से ये ओरिजिनल पोजीशन हो गई और ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो इस ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में लाने में जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यही तो करना है हमें। पोटेंशियल एनर्जी हम आज जो देख रहे हैं इस वीडियो में, हर जगह यही तो आ रहा है कि आपके पास जितनी ओरिजिनल पोजीशन थी, जो फाइनल पोजीशन थी, आपको यहाँ से वहां तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये जो चीज है, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका, ठीक है, वर्क डन हम निकालना शुरू करते हैं। लेकिन वर्क डन निकालते टाइम आप ये यहाँ पे देखिए कि जो फोर्स आपने यहाँ से लगाना शुरू किया था, वो जब यहाँ पे रहेगा F इज इक्वल टू, जो जैसे मान लिया डायरेक्शन छोड़ो थोड़ी देर के लिए, हम F इक्वल टू के एक्स की बात करें, तो F इक्वल टू के एक्स अगर आप ओरिजिनल पोजिशन पे देखो x इक्वल टू 0 पे, तो ये F इज इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे x बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स हुआ। और हमने जो फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा पढ़ा है, वो एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला, उसमें F जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उससे वर्क डन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फोर्स बदल रहा है। तो आपको कोई एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds लेना पड़ेगा, और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में तब आप फोर्स कांस्टेंट मान के तब f डॉट ds करो, f इंटू ds करोगे, f ds cos थीटा, तो उससे आपका छोटा सा वर्क डन dw मिलेगा। और उस छोटे से वर्क डन को जब आप यहाँ से लेके पूरा वहां तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। तो चूंकि फर्स्ट ईयर ये में बच्चा जब आता है तो उसको इंटीग्रेशन वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, तो ये इंटीग्रेशन वगैरह इसको फ्रेम करना और फिर इसको सॉल्व करना, फिर आपको पूरा इंटीग्रेशन इसके लिए पढ़ना पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि इसका एक दूसरा तरीका जो ग्राफ का मेथड है, वो यहाँ पे आसान पड़ता है। नॉर्मल कैलकुलेशन से आप इंटीग्रेशन के अलावा कोई मेथड नहीं है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकें, आपको इंटीग्रेशन में जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन ग्राफ का मेथड एक ऐसा है जो हमारा एक अल्टरनेट मौजूद करा देता है, एक अल्टरनेट हमें दे देता है, जिससे हम बिना इंटीग्रेशन के यूज करे हुए और इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, वर्क डन को निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम वो तरीका बताने जा रहे हैं आपको कि जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो इसी तरीके से कर पाएगा। आप देखिए, हम अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं, तो आप देखिए जब ओरिजिनल पोजीशन में है तो उसके पास कोई खिंचाव नहीं है, तो फोर्स भी नहीं है,
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, खिंचाव बढ़ता जाता है और फोर्स भी बढ़ता जाता है। और हुक्स लॉ में देखिए तो F इज इक्वल टू के एक्स, इसका मतलब ये हुआ जा करके कि आपको जो है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जैसे जैसे जो है वो एक्स बढ़ेगा F भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। जैसे जैसे क्योंकि देखिए F इक्वल टू के एक्स क्या है, ये Y इज इक्वल टू एम एक्स जैसी इक्वेशन ही तो हो गई, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी जीरो है, इसका मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है। m उसका स्लोप है, tan थीटा उससे निकाल सकते हैं, जो भी चाहिए वो सब कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। c जो होता है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, लेकिन y अक्ष पे यहाँ पे कोई वो नहीं है अंतःखंड, इस वजह से जो है वो c की वैल्यू 0 हो गई है। तो ये जो ग्राफ आया है आपके पास, इस ग्राफ में अब आपको वर्क डन निकालना है। तो हमने पता है वेरिएबल फोर्स हो चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, ग्राफ अगर मालूम है तो उसके नीचे का एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए फोर्स वेरी तो कर रहा है, लेकिन ऐसा वेरी कर रहा है जिसके नीचे का एरिया हम निकाल सकते हैं। कोई ऐसा कर्व या इस तरह की चीज नहीं जा रही है कि जो एरिया निकालने में दिक्कत हो हमें। तो ऐसे केस में अगर हम कहें कि वर्क डन कितना होगा, तो इस ग्राफ के नीचे का जो ये एरिया आएगा निकल के, ठीक है ना, ये आपका जो है वो कहलाएगा, ये आपका वर्क डन बनेगा जाकर के, ठीक है ना। तो इस वर्क डन को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे किसी तरह से क्या, इस ग्राफ के मेथड से करेंगे, यानी कि हम इसका एरिया पता कर लेंगे, और एरिया पता करने के बाद तब हमें वो वर्क डन मिल जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए हम ग्राफ में क्या करते हैं, थोड़ा सा नाम कंसिडर कर लेते हैं, इसका नाम A मान लेते हैं, इसका नाम B मान लेते हैं, और ये जो है वो ग्राफ आपका क्या हो गया, ये F इक्वल टू यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर कितना गया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका kx है, ठीक है ना, F इक्वल टू kx, और ये डिस्प्लेसमेंट आपका x, एक्सटेंशन जो है वो x हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका x बढ़ता रहा, वैसे वैसे उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ता रहा। तो फोर्स वेरिएबल है, लेकिन वो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसलिए हम एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर W इज इक्वल टू, या स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य अगर निकालना है हमें, तो आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू इसके नीचे का एरिया, ठीक है ना, एरिया OAP, ये एरिया निकालेंगे। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, OB इंटू हाइट का मतलब AB। आप देखिए अब ये यहाँ पे था, शायद जगह नहीं है, तो मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। ये W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ OB कितना होगा, यानी कि x, और ये AB आपका कितना है, kx, यहाँ से ये आपका हाफ kx स्क्वायर, ये W आ जाता है। यही कार्य जो है वो क्या कर देंगे हम, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो यानी कि U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। बड़ी ही आसानी से ये फॉर्मूला जो निकल आता है, वो हमारा जो है वो फॉर्मूला ग्राफ के थ्रू आया है, और जिस बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं पता है वो बच्चा भी इस फॉर्मूले को कर सकता है, इस डेरिवेशन को कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है। आप इसे कंप्लीट कर लें, और उसके बाद मैं आपको इंटीग्रेशन मेथड भी बता सकता हूँ, लेकिन बता दूंगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, तो दोबारा आकर के जब इसको देखोगे वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन उनको तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए मैं अब इसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को इंटीग्रेशन मेथड से भी बता देता हूँ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन उनको समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, बस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने नहीं मालूम होंगे। तो आप देखिए, आप इस प्रॉब्लम को समझ के ये देखिए कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस फ्रेम कैसे किए जाते हैं। कोई रटने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन कैसे लगाना है ये चीज मेन होती है। उसको सॉल्व करना तो सब जानते हैं, फॉर्मूला लगाना सब जानते हैं, लेकिन फिजिक्स में फॉर्मुलेशन कैसे होगा, किसी सिचुएशन को आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये चीज मुश्किल होती है। तो क्या बोलते हैं बच्चे, जैसे ये आप ऐसे समझ लीजिए कि खाना खाना तो आसान है, लेकिन खाना बनाना मुश्किल है। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस तो करने आते हैं, लेकिन आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे कैसे किसी प्रॉब्लम को, वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको दी है, कोई सिचुएशन दी है, तो उससे फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, वो चीज कैलकुलेट करना जो है वो सीखिए। तो जैसे मान लिया सपोज करिए ये पोजीशन है, जो स्प्रिंग की पोजीशन थी, और यहाँ से आपने उसको, ये ए पार्ट है, और यहाँ से पूरा डिस्प्लेसमेंट आपने किसको खींचा, तो ले जाते समय किसी टाइम पे आप क्या करोगे,
ये सपोज ए पॉइंट पे है स्प्रिंग और उसकी यहाँ से मीन पोजीशन से डिस्टेंस x है सपोज। वो स्प्रिंग वाला डायग्राम जो पुराना था वो मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसमें ये चीज़ मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि गैप कम रह जाता है। तो वो जो खिंचाव है पूरा उसी के बीच में कहीं पर जो है आप बॉडी ले जा रहे हैं उसके स्प्रिंग में मास जो लगा हुआ है, और बीच रास्ते में कहीं पर आपके पास ए पॉइंट पे हैं आप। इसके अगर हम कहें कि कितना प्रत्यानयन बल लग रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे माना जो है वो बीच रास्ते में कोई एक बिंदु ए है और वहां पर मास है इस टाइम पे, उसके ऊपर जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो प्रत्यानयन बल जो है आपका कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फोर्स हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट से इसे देंगे dx और उसमें छोटा सा वर्क डन जो होगा वो dw, ये चीज कैलकुलेट करेंगे। तो माना पिंड को अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx दिया जाता है। तो अगर इसको अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx दिया जाता है तो इसमें कितना वर्क डन होगा, तो किया गया कार्य जो होगा वो आपका देखिए W इज इक्वल टू dw होगा, क्योंकि कार्य जो है वो देखिए छोटा है, वो जब डिस्प्लेसमेंट आप छोटा दे रहे हैं dx तो कार्य भी छोटा होगा। dw इज इक्वल टू, या पहले आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होगा। इसमें वैल्यू क्या रख देंगे, फोर्स आपका माइनस के एक्स है, डिस्प्लेसमेंट dx दिया आपने और डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन भी छोटा सा हो जाएगा, एंड कॉस ऑफ, देखिए फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उल्टा, यानी कि कॉस ऑफ 180, ये आ जाएगा। इसमें फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ, दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो आप देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स और कॉस 180 -1, तो वो इसको +1 कर देगा। तो ये डी डब्ल्यू जो आ गया आपका वो वर्क डन आ गया वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में। समझ रहे हैं आप बात को? अब अगर आप ये मान के चलिए कि हम पूरा एक्सटेंशन, ये पूरा लेंथ एल तक जो है वो खींच देते हैं इसे, टोटल जो एक्सटेंशन है वो एल तक है, तो आप देखिए इस वर्क डन को आपको अगर यहां से यहां तक निकालना है तो आपको एक्स की लिमिट आपकी यहां पे कितनी है और वहां पे कितनी है ये देखना पड़ेगा। तो शुरुआत में एक्स तो अभी इतना है, शुरुआत में एक्स कितना था 0, और बाद में जब ये पहुंच जाएगा यहाँ तो कितना हो जाएगा एक्स एल। तो हम क्या करेंगे, अतः यहां पर मैं लिख देता हूं अब, अतः 0 से एल विस्थापन में किया गया कार्य, तो ये जो यहाँ पे इस विस्थापन में कार्य करोगे W इज इक्वल टू आप, वो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके L तक एंड kx dx। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू L x dx। इसमें क्या करोगे आप, x का इंटीग्रल x²/2 होता है, लिमिट 0 टू L लग जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि k अपर लिमिट L²/2 रख दी, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 रख दी, 0 रखोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, वो तो खत्म, ये आपका हाफ KL² आ गया। अब मैं यहाँ पहुँचता हूँ यहाँ से, और मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे कि यही कार्य जो है वो स्टेटमेंट दे देंगे आप, यही कार्य बॉडी के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और यही कार्य संचित हो जाएगा, इसका मतलब फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ KL²। देखिए वही फॉर्मूला आया है जो हमने अभी फर्स्ट मेथड में निकाला था, बस उसमें ये था कि फाइनल एक्सटेंशन ही आपने x ले लिया था तो इसलिए हाफ KX² आ गया था। यहाँ पे आपका एक्सटेंशन फाइनल L है तो इसलिए ये फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ KL² आ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन मेथड है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब बच्चे जो हैं वो 10th पास करके आते हैं पॉलिटेक्निक में, तो उनको जो है वो इंटीग्रेशन मेथड थोड़ा सा नहीं पढ़ा होता है, इन्होंने मैथ्स में बाद में आता है, इंटीग्रेशन हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर में है, आप ये देखिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए ग्राफ मेथड भी बता दिया जाता है। अदरवाइज जिसे ये आता है उसे ग्राफ मेथड बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी काम चल सकता है। तो आप देखिए प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन में डाला कैसे जाता है, छोटे लेवल पे काम करके उसको फिर इंटीग्रेट कर दिया जाता है शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में होता है कि फोर्स आपका हम मान सकते हैं कि फोर्स आपका कांस्टेंट है, यहां से यहां तक तो बदलता है, वो एक्स के हिसाब से बदलता चला जाएगा, लेकिन छोटे से डिस्प्लेसमेंट में आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, और इस वजह से हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एफ एस कॉस थीटा लगा सकते हैं, पूरे के लिए नहीं लगा सकते थे।
आप सोचो पूरे के लिए अगर लगा भी दोगे आप यहाँ पे, तो फोर्स की वैल्यू क्या डालोगे, KL डाल दोगे, तो KL वैल्यू डाल दी तो डिस्प्लेसमेंट L तो KL स्क्वायर ही आ पाएगा, हाफ कहाँ से लेके आओगे। तो वहां पे ट्राइंगल की वजह से हाफ आ जाता था, ट्राइंगल के एरिया की वजह से, लेकिन इसमें हाफ आप नहीं ला पाओगे, तो फॉर्मूला नहीं डिराइव हो पाएगा। बिना इंटीग्रेशन प्रोसीजर के आप इस फॉर्मूले को नहीं डिराइव कर सकते, ग्राफ ही बस एक मेथड रह जाता है। तो इसलिए इसको देख लीजिए, मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चूंकि बात आई है और मुझे लगता है बाद में इसका जिक्र नहीं हो पाएगा, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जो हमने हुक्स लॉ पढ़ा है, F इज इक्वल टू माइनस KX, इसमें जो K है वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। K को देखिए, अगर हम फिजिक्स वाइज देखें तो फिजिक्स में तो इसको कहते हैं स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ये इसको कहा जाता है। ठीक है ना, K की वैल्यू निकालना चाहो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, K इक्वल टू F/x, इस तरह से इसकी वैल्यू निकल सकती है। अगर आप इसका डायमेंशन यूनिट निकालना चाहो तो वो सब भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डेली लाइफ में मीनिंग क्या है, जो हम समझे वो क्या मीनिंग है। तो डेली लाइफ में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है वो स्प्रिंग की या किसी भी मैकेनिज्म की, कोई भी इलास्टिक सिस्टम की टफनेस यानी कि उसकी हार्डनेस को शो करता है। अगर किसी सिस्टम का K ज्यादा है तो इसका मतलब वो हार्ड होगा, और अगर किसी सिस्टम का K कम है तो वो सॉफ्ट होगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ पेन आते हैं इस तरह के, जो पीछे उनके बटन बना होता है, आप दबाइए बार बार तो वो रिफिल उसकी आगे अंदर बाहर जाती रहती है। तो वह उसके में देखिएगा एक स्प्रिंग पड़ी होती है, उस स्प्रिंग को निकालिएगा, आप पूरा दबाना चाहो पूरा भी दबा लोगे, खींच के उसको तार बनाना चाहो खींच भी लो। तो ऐसी स्प्रिंग जो होती है वो आपकी सॉफ्ट स्प्रिंग होती है, जैसे पेन वगैरह में जो पड़ती है। फॉर्मूले से देख लीजिए आप, K इज इक्वल टू F/x है। आप इसमें जरा सा फोर्स लगाएं, F कम और एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फोर्स कम तो K कम, और एक्सटेंशन ज्यादा तो इसका मतलब K कम। तो इसका मतलब ओवरऑल जो है वो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारा K कम निकलता है। ये आपका एग्जाम्पल होता है पेन वगैरह का। अब K हार्ड का एग्जांपल, जैसे मान लिया आप समझ लीजिए बाइक पे देखा होगा आपने, शॉकर्स लगाए जाते हैं, उन शॉकर्स में स्प्रिंग पड़ी होती हैं। तो उन स्प्रिंग्स पे अगर ध्यान दें तो वो स्प्रिंग इतनी टफ होती हैं कि एक शिकंजा बनाया जाता है, ताकि आप बाइक के शॉकर को अगर रिप्लेस करना है तो उस स्प्रिंग को आदमी हाथ से नहीं दबा सकता, तो उसके लिए एक शिकंजा बनाया जाता है, उसमें उस स्प्रिंग को होल्ड किया जाता है और तब जाकर के शॉकर निकाला जाता है। शॉकर से स्प्रिंग अगर अलग करनी है आपको तो इसलिए क्या है आपका यहाँ पर, आप देखिए इसमें हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब ये हुआ कि आप फोर्स बहुत ज्यादा लगाते हो तब जाके क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बहुत कम होता है, तो जाकर के K जो है आपका क्या ज्यादा बनेगा जाकर के। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर भी डिस्प्लेसमेंट कम, आप नहीं खींच पा रहे हो, और इसमें क्या है, फोर्स बहुत कम लगाने पर भी आप ज्यादा खींच ले रहे हो, तो इसका मतलब वो हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग, ये आपकी जो है वो एग्जांपल्स होते हैं। तो अगर किसी स्प्रिंग का K कम या ज्यादा आए तो आप समझ लीजिएगा कि उसका क्या मतलब है। ये बाइक वगैरह में जो है शॉकर्स वगैरह, या ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन के जो पहिए होते हैं, जो बोगी होती है उसमें जो पहिया होता है, उन पहियों के ऊपर देखिएगा स्प्रिंग, लोहे के स्प्रिंग बिल्कुल एकदम मोटे मोटे से, इस तरह से 3-4 घेरे होते हैं उसके, सर्कल होते हैं, ये ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं जो पूरी ट्रेन के वेट को जो है वो थोड़ा सा उसमें उसके शॉक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ट्रेन का मोशन ज्यादा स्मूथ होता है, तो उसका ट्रैक स्मूथ होता है, दूसरी बात उसमें जो है शॉकर्स, उसी टाइप के शॉकर्स भी लगे होते हैं। तो इसलिए शॉकर्स, जैसे आप देखिए स्प्रिंग, वो सॉरी साइकिल होती है, रिक्शा होता है, रिक्शे में देखिए शॉकर्स नहीं होते हैं। जब आप रिक्शे पे बैठ के जाएं और जरा सा गड्ढा भी आ जाए तो रिक्शा जो है जब उसमें जाता है उस गड्ढे में, तो समझ लीजिए बैठने वाले को मजा आ जाता है वहां पे। कई लोग तो उठ थोड़ा सा उचक जाते हैं उस टाइम पे कि गड्ढा आने वाला देख लिया, तो थोड़ा सा उचक जाते हैं ताकि वो गड्ढा न फील हो। तो शॉकर्स न होने का ये समझ लीजिए डिसएडवांटेज होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हो सकता है आगे कभी जिक्र ना हो, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है आपको। तो डेली लाइफ में क्या समझ सकते हैं आप स्प्रिंग से, स्प्रिंग की हार्डनेस या टफनेस से, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है ना, तो फिर मैं अब इस डेरिवेशन को, अभी आर्टिकल को आज को और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज की क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया है, अब हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम बची है, और उसके बाद पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, 3 आर्टिकल बचे हैं। ये आर्टिकल्स जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।